बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। और ये यहाँ पे हम देखने लगे हैं कि बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। याद रखना आपके पास जो है इससे पहले एटम के ऊपर जो है ना बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई, जिनमें जॉन डाल्टन की आपके पास एटॉमिक थ्योरी है, या आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, या जे थॉमसन ठीक है का मॉडल है। बट वो क्लासिकल मैकेनिक्स की बेस के ऊपर आपके पास एक्सप्लेन किए गए। याद रखना कि आपके पास जो है बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ प्योरली क्वांटम मैकेनिक फिनोमेना। ये क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना था जिसको 1913 के अंदर 1900 ठीक है 13 के अंदर रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम क्या था, नील बोर। नील बोर ठीक है कि नील बोर जो है इसने 1913 के अंदर, जो कि रदरफोर्ड का क्या था, स्टूडेंट था, एक मॉडल एक्सप्लेन किया। और उस मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन एटम को ऑन दी बेसिस ऑफ 3 पास्टुलेट के। तो उसके 3 बेसिक पास्टुलेट्स हैं, और वो 3 पास्टुलेट जो उसके बेसिक थे, जिनकी बेस के ऊपर उसने बोर थ्योरी को एक्सप्लेन किया, उनमें सबसे पहला पास्टुलेट आपके पास ये था कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, इन सर्टन अलाउड ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं वो स्टेशनरी स्टेट में होते हैं। तो देन उस सेंस के अंदर वो रेडिएशन को ना तो इमिट करता है और ना ही रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन ना तो आपके पास रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है, नो इमिट, नो ऑब्जर्व, ठीक है, ना ही आपके पास क्या करेगा, इमिट करेगा, और ना ही ऑब्जर्व। याद रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटम डज नॉट एमिट और ऑब्जर्व रेडिएशन व्हेन इट इज मूविंग इन अ, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मींस कि आपके पास वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर जब तक मूव करता रहेगा तो वो किसी किस्म की रेडिएशन को ऑब्जर्व और गेन, ठीक है, या लॉस नहीं करेगा, ऑब्जर्व और एमिट नहीं करेगा। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑल मूविंग पार्टिकल रेडिएट एनर्जी। हर एक पार्टिकल मूव करता है तो वो रेडिएट करता है एनर्जी को। अब बोर ने इस पास्टुलेट से या इस उस मोशन से क्या निकाला, तो बोर ने इस मोशन से ये निकाला कि जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है उसका मास क्या होता है, एम होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, वी होती है। और इसी तरह उसका जो रेडियस है सर्कुल का या उसके आपके पास किसका ऑर्बिट का, वो आर है। तो देन इसका ये जो एम वी आर एक्चुअली अगर देखा जाए तो दैट इज़ अ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसके बारे में उसने कह दिया कि इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, या ये इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होता है। क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट। कहता है व्हाट इज एन एच कट, ठीक है। तो यहाँ पे एच कट याद रखना है, एच कट जो होता है वो एच वो 2 पाई होता है। व्हाट इज एच, और एच के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, एच इज़ अ प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक का कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है वो भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो एन है, एन आपके पास क्या होता है उसको भी याद रखना है, वो होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो गया कि दी कंडीशन फॉर सच अ स्टेट, कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होगा, तो देन उसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, एम वी आर, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या, एम वी आर, या हम इसको कहते हैं एल, ठीक है, ये हमेशा एन एच कट के इक्वल होगा। और एच कट को आपने देख लिया, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एच कट क्या है, दैट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लांक कांस्टेंट की। प्लांक कांस्टेंट की क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। क्लियर हो गया। एंड वी इज़ द वेलोसिटी एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एंड एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो दूसरी बात क्या की, बोर की मॉडल की दूसरी जम्पशंस ये थी कि जिस तरह उसने ये कहा कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की अगर बात करें तो वो आपके पास जो है उसी वक्त होगी जिस वक्त या तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोअर ऑर्बिट से छलांग लगा के किसी हायर ऑर्बिट में जाएगा, यहाँ से छलांग लगा के हायर ऑर्बिट में जाए, या फिर हायर ऑर्बिट से छलांग लगा के लोअर ऑर्बिट में आए। तो देन उसी वक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को
ऑब्जर्व भी करेगा या अपनी एनर्जी की इमिशन भी करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन अकर ओनली, कि आपके पास अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन अकर करेगी ओनली उस वक्त, ओनली ठीक है अकर करेगी व्हेन इलेक्ट्रॉन, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन ठीक है मेक ट्रांजिशन, के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ठीक हो गया। या आप इसको स्टेशनरी स्टेट 1 टू स्टेशनरी स्टेट 2 भी कहते हैं। अगर वो नहीं करता तो उसका मतलब यह है कि वो किसी किस्म की कोई एमिशन और अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया रेडिएशन हैज़ अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, जब वो यहाँ से छलांग लगाएगा तो उसकी डेफिनेट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और उस डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है, E इज इक्वल टू आपके पास फर्स्ट शेल टू लास्ट शेल, और इसको हम E को लिखते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। सो आपके पास एच न्यू इज इक्वल टू E m माइनस E n। व्हाट इज m and n? वेयर m and n आर दी एनर्जी स्टेट। m और n जो है दीटा, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी स्टेट है। किसके लिए? m और n आपके पास ऑर्बिट के लिए, ठीक हो गया। और अगर अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी अगर हम बात करें इस चीज़ के ऊपर, तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट जो है, जिसके बारे में बोर ने हमें इंफॉर्मेशन दी, बोर एटॉमिक मॉडल में इसको हम फाइंड भी करते हैं, nth का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय k m e स्क्वायर, ठीक हो गया। व्हाट इज n स्क्वायर? तो n आपने देख लिया कि दैट इज ऑर्बिटल, जो nth ऑर्बिटल नंबर है। एंड व्हाट इज k? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एंड उसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इसी तरह आपको ये भी पता है कि आपके पास k की वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, 9 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 पावर -12, और इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे पास अगर यहाँ पे आप देखें तो नेक्स्ट हमने ये कहा कि पहली बात आपके जहन में आ गई कि ऑर्बिट के अंदर अगर जब तक वो मूव करेगा तो देन उसके पास जो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा NH कट, ठीक जी, ठीक है, क्या है, mvr इज इक्वल टू NH कट। और अगर वो अपने ऑर्बिट में रहता है तो किसी किस्म की रेडिएट एनर्जी या ऑब्जर्व एनर्जी नहीं करता, लेकिन जब वो अपने ऑर्बिट से छलांग लगा के दूसरे ऑर्बिट में और दूसरे ऑर्बिट से छलांग लगा के पहले ऑर्बिट में आता है तो दैन वो अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व और रेडिएट लाजमी करेगा। और अगर करेगा तो दैन उसका आपके पास जो ऑब्जर्वेशन और रेडिएशन का जो आपके पास फार्मूला है वो उसने आपके पास क्यों दे दिया, E इज इक्वल टू em माइनस En, वेयर m and n आर दी एनर्जी स्टेट्स। उसके बाद कहता है आपके पास, अगर हमारे पास यहाँ पे रेडियस की बात करें तो रेडियस के बारे में उसने क्या कह दिया कि आर एन जो है वो n स्क्वायर h स्क्वायर और के m e स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो एच के अलावा सारी की सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। याद रखना आर डायरेक्ट डिपेंड करता है n स्क्वायर के, ठीक है, कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो नंबर ऑफ द ऑर्बिट के ऊपर क्या करता है, डायरेक्ट डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद रेडियस ऑफ दी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर थ्योरी की अगर हम बात करें तो हम उसको बोर रेडियस का नाम देते हैं, और उसका हमारे पास जो फार्मूला या उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो भी मैं बताने लगा हूँ आपको। तो हमारे पास जो बोर ऑर्बिट था, ठीक है, उसकी हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू थी वो थी a0 इज इक्वल टू, ठीक हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय me स्क्वायर, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू थी, यहाँ पे ये ज़हन में रखना है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1।
और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये सारे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कट स्क्वायर कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। अगर इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ए नॉट जो होता है उसकी वैल्यू आ जाती है 4 इंटू 3.14 इंटू, ठीक है, 8.85 10⁻⁻12 इंटू, ठीक है। अब एच कट की वैल्यू, तो एच कट की वैल्यू आपको अच्छी तरह याद है कि 6.03 10⁻34 और नीचे पाई आ जाएगा उसके, डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू 9.31 10⁻31, ई की वैल्यू 1.6 10⁻19 का होल स्क्वायर और पाई की वैल्यू 3.14। अब ये सारी वैल्यू अगर सिंप्लीफाइड करें तो ए नॉट की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास आती है 0.53 ऑन्स्ट्रॉम। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको कहते हैं फर्स्ट, ठीक है, रेडियस या रेडियस ऑफ बोर, ठीक है, बोर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। अब अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक और हमारे पास एक फार्मूला बन गया, और वो फार्मूला ये है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो सेकंड की वैल्यू क्या होगी, थर्ड की क्या होगी, एंड सो ऑन की। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर nth ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो बराबर होगी हमेशा किसके, ठीक है, n स्क्वायर ए नॉट के, वेयर n स्क्वायर, n क्या है 1 2 सो ऑन 2, ठीक है, n नंबर्स हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन जाते हैं। इसी तरह सेम अगर देखें टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो nth स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की जो हमारे पास इक्वेशंस थी वो थी E ऑफ n इज इक्वल टू me⁴। अब ये चीज़ें आप, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ड्राइव भी कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर इनटू 1/n स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, एनर्जी स्टेट की फॉर हाइड्रोजन एटम की। अब हम इसमें देखें तो हमारे पास आल्सो यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं विद आउट किसके बगैर, सिर्फ ये एन स्क्वायर के। एन स्क्वायर कांस्टेंट ही है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड एच कट स्क्वायर। अगर हम सब कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो देन हमारे पास एक नया रिलेशन बनता है, और वो रिलेशन क्या बनेगा, ई ऑफ एन इज इक्वल टू एम की वैल्यू 9.31 10⁻⁻31 इंटू 1.6 10⁻⁻19 की होल पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 32 3.14 का स्क्वायर 8.85 10⁻⁻12 का होल स्क्वायर इंटू 6.03 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 3.14 का होल, देखें, स्क्वायर, और n2 1 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम है, इसके लिए 1/1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया, ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए बन गया, हाइड्रोजन एटम के लिए, एनर्जी स्टेट की। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो देन मेरे पास nth ऑर्बिट के लिए जो ठीक है एनर्जी स्टेट की जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बनेगी, E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की क्या है, एनर्जी है। अगर, ठीक है, ये वन शेल, अगर मैं इसको n के लिए लिखना चाहूँ, किसके लिए, n के लिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा E ऑफ n इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। यहाँ पे मैंने n लिखा तो नीचे भी n से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 10वें शेल की फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की मदद से हम एनर्जी ऑफ द स्टेट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ स्टेट की इक्वेशन है। उसके बाद इसी तरह
अगर हम देखें तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम दी nth ऑर्बिट टू दी, ठीक है, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या करते हैं, आखिरी शेल से पकड़ के ऑर्बिट, ठीक है, nth ऑर्बिट से लेके उसको न्यूक्लियस की तरफ क्या मूव करवाते हैं, तो देन उसकी फ्रिक्वेंसी इमिट होती है, और वो जो उसकी फ्रिक्वेंसी इमिट होती है, उसकी जो इक्वेशन है उसको भी यहाँ पे हम लिखने लगे हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये हमारे पास उसकी क्या है, न्यू एन एम इज इक्वल टू एम ई पावर 4 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर इन टू, ठीक है, ये एच कट स्क्वायर है, ठीक है, इन टू 1/n² माइनस 1/m²। ये मेरे पास क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ एक कंडीशन यहाँ पे रखनी है कि m जो है वो ग्रेटर देन क्या है, ठीक है, n है, और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ये जहन में रखना है, ठीक है। m इज ग्रेटर देन n एंड n इज इक्वल टू r 1, तो इसका मतलब स्टार्टिंग n से हो रहा है और वो m तक जा रहा है, ठीक है, फाइनल टर्म। अब इसमें आपने यह भी चीज़ रखना है कि अगर मैं फॉर हाइड्रोजन की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, तो देन मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E ऑफ n, ठीक है, ये एक्चुअली E n ही होता है, इज इक्वल टू माइनस z, ठीक है, इसका माइनस भी यहाँ पे रखना है, z² m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर इंटू 1/n², वेयर n जो है वो 1 2 सो ऑन है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं कि इसको मैं सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर इसका अगर फाइंड करना चाहूँ तो देन ई एन की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, वो क्या थी। अब कहता है कि दी पैरामीटर ऑफन यूज इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ये हमारे पास जो पैरामीटर जो होते हैं, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसको हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है, तो इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है e² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, CH कट। और अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें तो ये हमारे पास बनता है 1/37, ठीक है, 1/137। और अगर हम देखें तो रेड बार कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, me²/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH कट क्यूब। और अगर इसको सिंप्लीफाइड करें तो वो हमारे पास बनता है 0, ठीक है, 1.09677757, ठीक है, 0.6m-1। तो ये हमारे पास रेड बार कांस्टेंट की वैल्यू बनती है। तो आगे अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, रेड बार कांस्टेंट फॉर एन एटम ऑफ ए न्यूक्लियस फिनाइट मास अगर हो, ठीक है, अगर मास उसका क्या हो जाए, इनफिनाइट हो, तो देन हम आर को हम किससे डिनोट करेंगे, आर इन्फिनिटी से। और अगर हम उसको आर इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे तो विच इज़ दी सेम, और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये सेम वैल्यू होगी किसकी, जो आर की ही होगी, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो इस बेस के ऊपर, ठीक है, रेडबर्ग ने हमारे पास एक फार्मूला दिया टू फाइंड द फाइन स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन एटम, और उस स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज थी उसका नाम था बाल्मर सीरीज, ठीक है। जो बाल्मर सीरीज हमारे पास थी वो क्या थी, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू, ठीक है, 1/2² माइनस 1/m², वेयर m क्या है, m इज इक्वल टू, ठीक है, 2 से ग्रेटर होगा 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाल्मर सीरीज जो पहली सीरीज थी, बी सीरीज, उसके बाद हमारे पास लेमन सीरीज आई, एल सीरीज आई, ठीक है। और एल सीरीज के मुताबिक हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/, ठीक है, 1² माइनस 1/m²। अब 1 क्या था, तो इसका मतलब कि फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, और यहाँ पे m क्या था, 2 से ग्रेटर सारे थे। सेम एज बाल्मर के बाद हमारे पास जो आई हो, ठीक है, लेमन सीरीज, लेमन्स के बाद हमारे पास आ गई पस्चन सीरीज,
पेस्टन सीरीज। अब याद रखना मैंने बाल्मर सीरीज को पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट जो था उसके बाद जो है बाल्मर जो था उसने सेकंड ग्रुप, ठीक है, मींस सेकंड शेल के लिए हमारे पास तो सीरीज फाइंड कर ली, फाइन स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया, बट फर्स्ट शेल के लिए फाइन स्ट्रक्चर फाइंड करना उसके लिए नामुमकिन था, उसने नहीं किया, उसको वो नहीं फाइंड कर सका। तो देन उसके ऊपर जिसने वर्क किया उसका नाम लेमन्स था, तो इसलिए ठीक है लेमन्स ने फर्स्ट सीरीज को एक्सप्लेन किया था, बाल्मर ने सेकंड को किया था। अब जब लेमन्स, ठीक है, बाल्मर सीरीज आ गई तो दैन तीसरी सीरीज हमारे पास जो आई वो पेस्टन सीरीज आई, पी सीरीज। और पी सीरीज का फार्मूला था 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इनटू 1/, अब पी है तो 3 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। अब यहाँ पे m क्या है, m इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। सेम एज इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज आई उस सीरीज का नाम हमारे पास, तो इसके बाद हमारे पास जो सीरीज आ रही थी वो क्या थी, ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज का हमारे पास फार्मूला क्या था वो भी यहाँ पे हम लिखने हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज का, ठीक है, बी सीरीज, या हम पूरा लिख लेते हैं इसको क्योंकि बाल्मर भी है, तो बी ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज का हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इनटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना m जो है वो ग्रेटर देन 4 है, मीन 5, 6 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास थी पेफेंट सीरीज, पेफेंट सीरीज। और पेफेंट सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। ठीक हो गया, 1/m स्क्वायर। और यहाँ पे याद रखना m जो है वो 6, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम देखें तो इन सीरीज फाइन स्ट्रक्चर को फाइंड करने के बाद हमारे पास एक एनर्जी लेवल डायग्राम बन गई। और वो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या थी, जिसके अंदर हमारे पास जो है, ठीक है, अगर ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पेस्टन सीरीज स्टार्ट होती है। अगर ये सेकंड स्टेट है तो यहाँ से आपके पास बाल्मर सीरीज स्टार्ट होती है। अगर ये थर्ड स्टेट है तो यहाँ से आपके पास पेस्टन। अगर ये फोर्थ स्टेट है तो यहाँ से आपके पास ब्रैकेट। ये 5 स्टेट है तो यहाँ पे आपके पास पेफेंट शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास फर्स्ट स्टेट से जो है एल सीरीज है, बी सीरीज है, ठीक है, उसके बाद पी सीरीज है, पी सीरीज के साथ ब्रैकेट फिर आ गई है, ब्रैकेट के बाद पेफेंट सीरीज है। तो ये हमारे पास जो सीरीज थी ये स्टेप बाय स्टेप टू एक्सप्लेन कर रही थी एनर्जी लेवल डायग्राम को एंड गिव दी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और वो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम का जो फाइन स्ट्रक्चर था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। तो ये क्वांटम मैकेनिकल ही हमारे पास क्या हुआ, प्रूव हुआ। इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम कहते हैं बोर थ्योरी इज अ प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि अब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम का हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसका ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसका ये एक शेल है और इस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों कि इसकी हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 और ठीक है 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो अब अगर देखें तो हमारे पास अगर इसका फाइन स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो क्या ये इसको एक्साइड स्टेट में लेके जाएंगे तो उसकी सेकंड स्टेट कहाँ पे आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि उसका तो ऑर्बिट ही एक है। याद रखना हाइड्रोजन का एक आपके पास क्या है, वैलेंस ऑर्बिट है। उसके अलावा हाइड्रोजन के गिर्द जो है ना अनफिनाइट, ठीक है, आपके पास अनलिमिटेड या हम उसको इन्फिनाइट शेल कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के गिर्द इन्फिनाइट शेल है और वो इन्फिनाइट शेल जो है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी है। तो जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये दूसरे शेल में जाता है, तीसरे शो, ठीक है, एंड सो ऑन। इतना जल्दी ये एटम को छोड़ के यहाँ से भाग नहीं जाता बल्कि क्या स्टेप बाय स्टेप जाता है। और जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो देन वो इस एटम को छोड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास हाइड्रोजन की पहली सीरीज से दूसरी तीसरी को आपने एक्सप्लेन करना है तो देन वो पहले वैलेंस शेल से दूसरे शेल में चला जाता है, दूसरे वैलेंस से तीसरे में चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका वैलेंस शेल जो है हाइड्रोजन का एक है, उसके अलावा उसके शेल क्या है, इनफिनाइट शेल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा इसके साथ इन्फॉर्मेशन जो दी, ठीक है, वो थी वेल्सन, ठीक है, आपके पास समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल की, जो कि इससे आल्सो अ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना।
तो अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम यहाँ पे डील करने लगे हैं, दैट क्वांटम थ्योरी का ये हमारे पास एस्पेक्ट का लास्ट एस्पेक्ट था, जिसके बाद हमारे पास फिर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हायर लेवल पे हम जाएंगे, दैट है ठीक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या है, पार्टिकल एंड ट्रैप क्या होते हैं, या उसकी बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के हमारे पास रूल्स के। तो देन हम आपके पास कहता है कि विल्सन समरफील्ड रूल जो है ठीक है, क्वांटाइजेशन का रूल ये है कि ये 1915 के अंदर 1915 के अंदर हमारे पास विल्सन ठीक है, विल्सन समरफील्ड ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो विल्सन समरफील्ड ने प्रपोज क्या किया था, उसने कहा था कि जनरल रूल्स है क्वांटाइजेशन का, और वो रूल ये है कि हमारे पास पी ऑफ आई डी क्यू ऑफ आई जो है वो हमेशा एन आई एच के बराबर होता है, वेयर एन वही है आपके पास 0 1 2 सो ऑन 2 ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो चीज़ है क्या एज अ ओवर एन ठीक है, वन साइकिल मोशन है, हमारे पास ये वन साइकिल मोशन को एक्सप्लेन करता है, ऑर्बिटल पाथ को मूव ठीक है, एंड क्यू आई हमारे पास और पी आई जो है आर दी जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है ठीक है, ये हमारे पास पी आई और क्यू आई क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है ठीक है, एंड पी आल्सो इज अ जनरलाइज मोमेंटा ठीक है, आपके पास उसको भी आपने यहाँ पे रखना है रिस्पेक्टली। इन सर्कुलर ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो देन उनका हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो एम वी आर के बराबर होता है, जिसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, और हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। सो हम इसको लिखते हैं एम वी आर ठीक है इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो ये हमारे पास जो है ये क्वांटाइजेशन का रूल है, जिसके अंदर कहता है विच इज़ अ बोर क्वांटाइजेशन रूल, द क्वांटम नंबर हमारे पास एन इज 0 होगा ठीक है, अगर हमारे पास क्वांटम नंबर मीन एन की वैल्यू 0 इज लेफ्ट आउट एज ठीक है, इट वुड बी करस्पॉन्ड टू दी इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, किस में मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा थ्रू दी न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वांटाइजेशन रूल ये था कि एन की वैल्यू अगर 0 हुई तो देन वो आपके पास क्या लीनियर पाथ पे होगा, और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो वो किस में मूव कर रहा होगा, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होगा। तो दैट आर दी ठीक है क्वांटम थ्योरी ऑफ, आपके पास क्या थी, क्वांटम थ्योरी थी, जिसके हमने डिफरेंट एस्पेक्ट को देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारे पास इसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट ठीक है जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा हमारा कि व्हाट इज़ ठीक है मैकेनिकल कंसेप्ट ठीक है, या व्हाट इज़ वेव मैकेनिकल कंसेप्ट, या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होती है, और डिफरेंट एस्पेक्ट उसके ऊपर जो पेश किए गए, डिफरेंट रूल्स जो पेश किए गए उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।